देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। वक्फ को लेकर नया कानून बन चुका है। संसद के बाद खाली हाथ रह गया विपक्ष, अब सुप्रीम कोर्ट के भरोसे है। ऐसा लग रहा है जैसे मुस्लिम वोट के लिए पिटीशंस की होड़ लग गई है। वक्फ कानून को लेकर अब तक 14 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली जा चुकी हैं। इसमें मुस्लिम संगठन तो हैं, लेकिन उनसे ज्यादा संख्या पॉलिटिकल पार्टीज की है। कैसे पिटीशन डालने की होड़ मची है वो आप इससे समझ सकते हैं कि आरजेडी से लेकर आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम तक के नेताओं ने याचिका डाली है। कांग्रेस से तो 2 नेताओं की याचिका दायर हुई है। डीएमके की बात करें तो यहां खुद स्टालिन सरकार ने पिटीशन फाइल की है। ये होड़ क्यों है? किसे क्या मैसेज देने की कोशिश है? ये तो वक्फ बिल आने के पहले से ही साफ है। लेकिन सबसे अहम यह है कि संसद से बने कानून को असंवैधानिक बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से इस कानून के खारिज हो जाने का दावा किया जा रहा है। इन बातों को जस्टिफाई करने के लिए दलीलें दी जा रही हैं। यहां तक भी बात समझ में आती है, लेकिन सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब बात डराने और धमकाने तक पहुंच जाती है। अखिलेश यादव कहते हैं कि आपकी संपत्ति छीनने की तैयारी है। तेजस्वी ऐलान करते हैं कि इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ममता दोबारा संशोधन करने की धमकी देती हैं, तो वैसे ही मुसलमानों को ललकारते हैं कि आने वाली नस्लों को क्या मुंह दिखाओगे। अब सवाल यह है कि विपक्ष की चाहत क्या है? वक्फ कानून के बाद आगे का रास्ता किधर जाता है? आज इन्हीं सवालों पर हम मुकाबला करेंगे। आपको सुनवाएंगे उन नेताओं के बयान, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब देश की संसद ने एक कानून को पास कर दिया है, जब वक्फ संशोधन एक कानून बन चुका है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट से जब तक कोई फैसला नहीं आता, जब तक सुनवाई नहीं होती, तो ये बीच में लोगों को भड़काने का काम क्यों किया जा रहा है? नेताओं की जबान पर धमकी भरा अंदाज देखने को क्यों मिल रहा है? मुस्लिम संगठन तो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो लोग जो बार बार ये डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मस्जिद छीन ली जाएगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, सवाल यही है कि आखिर इन तमाम डर का या इन तमाम वहम की कितनी गुंजाइश है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेंगे। प्रदीप भंडारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, नेता जेडीयू, हमारे साथ हैं। और वारिस पठान जी, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में 1 मिनट ओपनिंग रिमार्क के लिए आप तमाम मेहमानों को दूंगी एक एक करके। वारिस पठान जी, आपके पास आ रही हूं। 1 मिनट में समझाइए मेरे दर्शकों को, आपको क्यों ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मसला आप लोग लेकर गए हैं तो जीत आपकी होगी, ये कानून खारिज हो जाएगा? ये बिल्कुल जो ये बीजेपी ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया है, ये पर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 24, 25, 26, 29 का ग्रॉस वायलेशन है। इस पे पार्लियामेंट में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सबने बताया अभी बीजेपी सरकार को कि यह असंवैधानिक है, आप इस तरह का कानून नहीं ला सकते। अब बीजेपी ने अपने मेजोरिटी के दम के ऊपर, और उनको वो जो 4 लोगों जिन्होंने थे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और पासवान चिराग, उन्होंने वो समर्थन दिया, वरना ये पास नहीं होता। अब इन्होंने समर्थन दिया है, पास हुआ है, लेकिन हमको संवैधानिक अधिकार है कि हमको लगता है कानून बिल्कुल असंवैधानिक है, पूरा वायलेशन है, तो उसके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और हमको पता है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट हमारे फैसला जो देगा हमारे फेवर में देगा। देखिए, फार्मर का बिल उन्हें लाया था बिल, तीनों बिल खारिज करने पड़े इनको। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असंवैधानिक है। अब याचिका तो डाल सकते हैं, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 जो था वो भी समय समाप्त हो गया। 1 मिनट का आपका वारिस पठान जी, चर्चा हुई, ठीक है, आपको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देगा, उसके खिलाफ भी लेकिन गए, वहां सरकार पे की अपनी चर्चा क्या चालू है। तैयारी है? वारिस पठान जी, ये भी जान लेते हैं। डिबेट ओपन करूंगी, उसके बाद पूरा मौका दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा। प्रदीप भंडारी जी, पूरा भरोसा वारिस पठान जी को है कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला करेगा। अब 1 मिनट में आप मेरे दर्शकों को समझा दीजिए कि आप क्या दलील रखिएगा या कैसे समझाइएगा आप कोर्ट के अंदर कि ये बिल जरूरी क्यों है, ये कानून अगर आप लोगों ने बनाया है तो ये कैसे मुसलमानों के हित में है? प्राची जी, ये गरीबों के हित में और कॉन्स्टिट्यूशन के हित में है। ये कोई धार्मिक कानून नहीं है, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंप्लीमेंट करने वाला कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिपीटेड जजमेंट्स के अंदर यह स्पष्ट करा है कि वक्फ बोर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है, एक रिलीजियस बोर्ड नहीं है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी की बात कांग्रेस पार्टी के सीताराम केसरी ने 1990s के जजमेंट के 1990s के पार्लियामेंट्री डिबेट के अंदर करी थी, 2010 के अंदर लालू प्रसाद यादव ने करी थी। तो वक्फ बोर्ड को ट्रांसपेरेंट करना हमारी अधिकार है। ये रहा वक्फ बोर्ड का, वक्फ का पूरा कानून।
एक भी क्लॉज बता दीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। आर्टिकल 14 को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तुष्टीकरण करना संवैधानिक नहीं होता है, सेक्युलरिज्म करना संवैधानिक होता है, जो हमने किया है। और आज जैसे कहावत होती है बिल्ली दूध की रक्षा नहीं कर सकती, तो जो आज आवाज उठा रहे हैं वो सबसे बड़े मुसलमान समाज के दुश्मन है। असदुद्दीन ओवैसी सीए के वक्त कहा था मुसलमानों की नागरिकता जाएगी, एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। इनने झूठ में देश में माफी नहीं मांगी। इनफैक्ट उर्दू मैगजीन पैगम मैदर कहती है कि ओवैसी ने खुद ने 3000 एकड़ के वक्फ लैंड के ऊपर कब्जा करा हुआ है। तो जो खुद कब्जा करे वक्फ लैंड के ऊपर, खत्म हो गया, उसके बाद डिबेट ओपन होगा, आप लोग चर्चा को बढ़ाइएगा। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, आपसे भी मेरा ये सवाल है, वक्फ कानून की जब जब अब बात हो रही है, सबसे ज्यादा आपकी पार्टी को कोसा जा रहा है। विपक्षियों की जबान पर नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी और चंद्रबाबू नायडू का ही नाम है। एक मिनट में आप भी मेरे दर्शकों को समझा दीजिए कि आपका ये स्टैंड कायम क्यों है। बहुत दिनों से बहुतों के चेहरे पर नकाब था। उस नकाब को जब बेनकाब किया गया कि किसने कितनी वक्फ बोर्ड की जमीनें पचा के रखी हैं, मीडिया में आया किस तरह वक्फ बोर्ड की जमीनें का मिसमैनेजमेंट है। 25% मुस्लिम आबादी वक्फ बोर्ड से केस लड़ रहा है अपनी जमीनों को लेकर के, उनका मामला लंबित पड़ा है। तो जब ये सब हटाएंगे, चीजों को ठीक और व्यवस्थित करेंगे, तो जिनका नकाब उतरेगा तो वो बेचैन होंगे, वो कहेंगे कि वक्फ को कूड़ेदान में डाल देंगे। तो कूड़े दिमाग वाले तेजस्वी जी, उनको डालने दीजिए कूड़ेदान में। इस देश चलेगा संविधान से, और संविधान में संसद की स्थिति है। संसद ने कानून पारित किया 1995 में, जो उसमें एक व्यवस्था थी कि ओनली मुस्लिम कैन डोनेट वक्फ, सिर्फ मुस्लिम समाज वक्फ दे सकता था। 2013 में आया कि नहीं भारतीय दे सकता है, उसको ठीक करके 25 में कहा गया कि 5 साल जो मुस्लिम होगा वो दे सकता है। कौन सा ऐसा बदलाव कर दिया वक्फ कानून में? उसमें सिर्फ इतना कहा वोरा रहेंगे पिछड़े हैं, आगा खानी रहेंगे पिछड़े हैं, महिला रहेगी पिछड़ी है, सब लोग रहेंगे तो इनको दर्द उठ रहा है। आप लोगों का नहीं बदला है। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की भी हमें ज्वाइन कर गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, 1 मिनट में आपको भी दे रही हूं। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये बिल गैर संवैधानिक है, ये कानून अब गैर संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट में आपका जो याचिका है वो स्टैंड करेगी? कहते हैं ना, तुम्हें जिसने चुना था वो काम भी करना मिले तुम्हें, अगर फुर्सत हमारा घर जलाने से। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। जिस काम के लिए जनता ने चुना था वो काम तो नहीं करना है, उस पर तो चर्चा ही नहीं करना चाहते। देश कैसे आगे जाएगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, लोग अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे, खुशहाली कैसे आएंगे, तो यहाँ किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, हर एक में 5-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। और क्या क्या आज क्या हो गया, मणिपुर जलता है तो उस पर चर्चा नहीं करते, चुप हो जाते हैं। जहां वक्फ बोर्ड का सवाल, इसके पहले भी आपको पता होगा 2014 में यहाँ पे भूमि अधिग्रहण का बिल आया था और इन्होंने वापस भी लिया था। यहाँ पे किसान बिल आया था, उसको भी इन्होंने वापस लिया था, क्योंकि विपक्ष यहाँ पे है, विपक्ष की सहमति लेते ही नहीं है, विपक्ष को मानते ही नहीं है, विपक्ष की राय को कंसिडर ही नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि हमने जेपीसी बनाई थी वक्फ बोर्ड पे, तो हमने जेपीसी में जो सुझाव दिए थे, हमारे सुझाव तो मानो। किसान बिल आप लेके आए तो उसमें हमने सुझाव दिए थे, आप विपक्ष का सुझाव क्यों नहीं मानते? आप सुझाव नहीं माना, इसलिए कोर्ट का दरवाजा आप लोगों ने खटखटाया। मैं आ रही हूँ सत्य प्रकाश जी आपके पास, डिबेट को अब ओपन कर दूंगी, लेकिन उससे पहले ये चर्चा मैं क्यों कर रही हूँ कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, देश की संसद कानून बना चुकी है, लेकिन बीच में धमकाने की कोशिश क्यों की जा रही है, भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है? कुछ बयान है राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं के, जरा वो एक बार सुनवा दूं, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगी। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की जमीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी जमीन बेचने की तैयारी है। किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। याद रखो, मैं तुमको पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेंगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? One day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. मुसलमानों को बाजू करके उनको जरा धमकाना, मारना और उनको उनके जो हक है वो हक ना करना का जो काम सरकार कर रही है वो बिल्कुल गलत है।
वारिस पठान जी, सबसे ज्यादा विरोध आपके नेता कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एग्रेशन उनके बयानों में ही नजर आ रहा है। आप ही मुझे समझाइए, संसद से पास हुआ कानून सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने याचिका लगाई, जब तक सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा, सरकार के विरोध में फैसला नहीं करेगा वारिस पठान जी, तब तक तो इस देश में वक्फ कानून रहेगा ना, वक्फ संशोधन कानून देश में लागू तो होगा ना। देखिए प्राची जी, ये कानून बनता ही नहीं अगर इनको समर्थन नहीं मिलता। अब ये मोदी अगर चाहते तो 2014 से 19 तक तो बहुसंख्या में थे, उनका बहुमत था, ला सकते थे। 19 से 24 तक भी ला सकते थे, नहीं लाए। मगर उन्होंने क्या किया, ये जो जेडीयू के यहाँ पे नेता बैठा हुए, मैं उनको समझाना चाहूंगा, इन्होंने इस्तेमाल किया नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का। उनके कंधे पे बंदूक रख के मोदी जी ने चला दिया। अब इनको इतना समझ में नहीं आएगा, देश का पूरा मुसलमान इनको धुतकार दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी के कितने छोड़ के चले गए, चंद्रबाबू के यहाँ जा रहे, सब जा रहे। मोदी ने इनका इस्तेमाल करके ये कानून लेके आ गया जो असंवैधानिक है। अब बात नंबर 2 कि हम लोग क्यों जाना चाहते हैं, प्रोटेस्ट भी होगा इसके ऊपर प्राची जी, रस्ते पर प्रोटेस्ट होगा क्योंकि संविधान ने इजाजत दिया पीसफुल प्रोटेस्ट की। अब यूपी के अंदर एक समुदाय हमारा मुसलमान लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वक्फ के बिल के अगेंस्ट में, काली पट्टी बांध के 2-2 लाख रुपया उन लोग के ऊपर बॉन्ड भरवा दिया। कौन से कानून के प्रोविजन में लिखा हुआ है? वहीं पर अभी जो शोभा यात्रा निकली, आप निकालिए शोभा यात्रा, जहां से आपको ले जाना लेके जाइए, वहीं एक जाके दरगाह के पास खड़े हो गए, दरगाह के ऊपर चढ़ गए भगवा झंडा लहराते हुए, कुछ नहीं, उन पे 2 लाख 1 लाख बुलडोजर कुछ नहीं चलता। ये किस तरह के संविधान की बात कर रहे हैं लोग, और लोग मुसलमान की हित की बात कर रहे हैं क्या? सुनिए मेरी बात, 10 सेकंड में बात कंप्लीट कर दूंगा मेरी प्राची जी। अच्छा कंप्लीट करें, बोले। नहीं सुनिए 10 सेकंड में मेरी बात कंप्लीट कर दूंगा प्राची जी। इनको मुसलमानों की कब से इतनी फिक्र होने लग गई है? जिनको 2 मिनट मुसलमानों की अजान बर्दाश्त नहीं है, 10 मिनट मुसलमान अगर रस्ते पे नमाज पढ़ लिया इनको बर्दाश्त नहीं है। मुसलमानों के हिजाब से नफरत है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया, बाहर आए तो बेल करा के उनको गार्लेंड कर रहे, लड्डू खिला रहे, उनको मिठाई खिलाई जा रही है, टिकट दिया जा रहा है। ये जकिया जाफरी बेचारी इंसाफ की गुहार लगाते दुनिया से चले गई। ये लोग नमाज से, हिजाब से, खाने से आंदोलन करने ये मुसलमानों की हित की बात करेंगे क्या प्राची जी? कौन सी बात कर रहे हैं? क्या आप आंदोलन करिए लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की आजादी है, लेकिन वही संविधान आपको ये भी तो बताता है कि देश की संसद अगर कोई कानून बनाती है तो उसे मानना पड़ेगा। वारिस पठान जी, ये बीच में ये कहना कि मुसलमानों आओ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का बना था जाएगा सर, आपकी मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, आपके मदरसों को छीन लिया जाएगा, कब्रिस्तानों को छीन लिया जाएगा। मैडम जी बताइए ना कहाँ छीना? हाँ मैडम जी सुनिए, मानेंगे ना, सुनिए मैडम जी। हाँ बोलिए। अरे मैडम जी सुनिए, बोलिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह चर्चा होने के बाद बना था। तो अभी भी तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है ना। क्यों नहीं मानते हो लोग कि 15 अगस्त 1947 तक जितनी भी जगह है, धार्मिक स्थल, मॉन्यूमेंट, उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? फिर क्यों हमारी मस्जिदों के पीछे जा रहे हो? क्यों खुदाई करने वहां पे जा रहे हो? क्या निकालना चाहते हैं? वो नहीं मानेंगे, वो गए तो चलेगा, आप करो जब चलेगा, हम करो तो बोलेंगे क्यों गए? ये कोई संसद का अपमान नहीं है। बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों आज एक नहीं हुए तो फिर क्या जवाब आप अल्लाह के पास जाकर देंगे कि हम आपको दी हुई जमीन को नहीं बचा पाए, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। तो बताइए ना, वक्फ कानून तो बन चुका है, पास हो चुका है दोनों सदनों से, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। दीजिए मुझे कोई भी एक उदाहरण कि कोई मदरसा छीना गया हो, कोई मस्जिद छीनी गई हो, कोई कब्रिस्तान छीना गया हो। प्राची जी मैं आ रही हूँ फिर प्रदीप। अरे उदाहरण तो सुनिए ना, मुंबई के अंदर रहता हूं, यहाँ पे आगा खान की ट्रस्ट की ऑर्फनेज, आगा खान ऑर्फनेज की जगह थी, वो एक सबसे बड़े देश के उद्योगपति ने वो जगह को ले लिया 22 करोड़ में सस्ते में, और वहां पे खूब आलीशान बना दिया है वहां पे जगह। 2 जनों ने उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया था महाराष्ट्र में, दोनों ऑफिसर का तबादला हो गया है, केस पेंडिंग है सब जुटाई से कोर्ट के अंदर, इसलिए नहीं बोलता मैं। तो ये अलाउड है, चलेगा। आपने कहा ना क्यों ऐसा कर रहे हैं मुसलमानों को एक होने की बात, क्योंकि हमारी कौम में कुछ मीर जाफर। वारिस पठान जी फिर इतनी दिक्कत क्यों? ये तो कानून बनने से पहले के उदाहरण दे रहे हैं ना। में बनाएंगे, हमारे चीज है, हमारा वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल है। आपका कैसे है? हम देख लेंगे। नहीं ये पॉइंट ही गलत है। वक्फ बोर्ड आपका संविधान से क्रिएटेड वक्फ बोर्ड है, कानून से, इनका कैसे है? हो सकते हैं आप ये देश गलत के है। कानून और संविधान या संसद के ऊपर नहीं हो सकते ना। इनको काउंटर कर दीजिए। नहीं प्राची जी, ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड 1954 में देश की कानून ने बनाया, वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ 95 में,
उसमें कुछ नहीं बोले। 2013 में संशोधन हुआ तो उस समय नहीं बोले कि हमारा है 2013 हम में करेंगे। बीजेपी ने उसको हरी झंडी अगर दी थी। 2025 में वक्फ बोर्ड को व्यवस्थित करने, मैनेज करने और उसको ठीक ठाक पारदर्शी बनाने कि कोई जमीन का विवाद नहीं हो, और सबसे बड़ा वक्फ का जो महान मकसद है कि किसी मकसद से नहीं उठाया दान की गई है, उस जमीनों का इस्तेमाल सिर्फ उसी मकसद के साथ होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कहते हैं, इन द नेम ऑफ गॉड, बट यू आर डूइंग फ्रॉड। तो कौन उसको कंट्रोल करेगा? कोई नहीं होगा। वारिस पठान जी आगे जरूर बताएंगे मुझे कि आपके नेता अगर मंच से आकर ये कह रहे हैं कि मुझे एक सवाल पूछना है इनसे, ओवैसी साहब से। वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अल्लाह के सामने कैसे नजर मिलाओगे। मेरा सवाल है ओवैसी साहब कि जिन लोगों ने जमीनों को कब्जा किया, भेजा इस्तेमाल किया, दूसरों के जमीनों पे कब्जा किया, वो लोग कैसे नजर मिलाएंगे? क्या इस देश में न्याय नहीं हो? आपने महिलाओं को जगह नहीं दिया, वो कैसे नजर मिलाएंगे? आगा खानी वोरा को जगह नहीं दिया, वो कैसे नजर मिलाएंगे? पासबंदा समाज जो देश का सबसे बड़ा समाज है, उसको हाशिए पे रखा, कैसे नजर मिलाओगे? ये सवाल है। अरे आप लोगों पर ही सबसे ज्यादा सवाल ये विपक्ष के साथी उठा रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी काउंटर करिए जो कह रहे हैं वारिस पठान जी, हमारी जमीन हमें तय करने दीजिए ना कि हमें उसका क्या करना है, ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? प्राची जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को कोट करना चाहता हूं। कहते हैं कि वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी कानूनी बोर्ड है, यह कोई धार्मिक बोर्ड नहीं है। वारिस पठान अगर सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा दीजिए जिसमें कहा है कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक बोर्ड है। झूठ बोलते हैं वारिस पठान। वारिस पठान ने पूछा हमें कैसे पता चला, मैं बताता हूं कैसे पता चला। जब पता चला कि उर्दू मैगजीन ने, उर्दू मैगजीन का नाम है पैगम बद्र वतन ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी 3000 एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे पड़े, तब हमारी आंखें खुली कि जो अपने आप को मुसलमानों का हिमायती कहता है, जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी कहता है असदुद्दीन ओवैसी जी, वो आज जाके वक्फ बोर्ड जमीन पर कब्जा किए। और ये क्या होगा मुसलमान समाज के हितैषी? 7% तेलंगाना में वोट आया है, देश भर में 20 करोड़ मुसलमान है, 1 करोड़ मुसलमान भी वारिस पठान की पार्टी को वोट नहीं करता। और ये है मुसलमानों के हितैषी। क्या जावेद सैफी जिसको संभल के अंदर दंगाइयों ने पीटा क्योंकि वो वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहा है, क्या वो मुसलमान नहीं है? अच्छा, एक एक करके बात करते हैं, लेकिन प्रदीप भंडारी जी एक उदाहरण दिया था अभी वारिस पठान जी से, उस उदाहरण पर तो आप बात करिएगा ना कि अगर नीयत सरकार की खराब होगी। वारिस पठान जी एक सेकंड आप के सवाल का जवाब दे दूं, 2 मिनट के लिए खामोश हो जाइए, फिर अनुराग भदौरिया जी भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर सरकार की नीयत में खोट होगा, सरकार अगर भेदभाव देखकर काम करेगी, कार्रवाई करेगी, तो वारिस पठान जी हो, अनुराग भदौरिया जी हो, उनके जहन में सवाल खड़े होंगे। मजार पर झंडा लहरा दिया जाए भगवा, तो अभी तक कार्रवाई नहीं, और वैसे 2-2 लाख के जुर्माने लग जाते हैं। जी, वो कानून अपना कार्रवाई करेगा, पर जो खुद जो है बिल्ली क्या दूध की रक्षा करेगी? जो जनता द्वारा रिजेक्टेड है, अनुराग भदौरिया और वारिस पठान, वो बताएंगे जनता के कटघरे के अंदर हमारी क्रेडिबिलिटी पे, जनता हमारी क्रेडिबिलिटी चेंज करेगी। और इसीलिए आज विनम्रता पूर्वक हम सरकार के अंदर है और ये विपक्ष के अंदर है। अगर ये मुसलमान समाज के हितैषी है, देश भर में मुसलमान 20 करोड़ है, कितने करोड़ मुसलमान जो है वारिस पठान की पार्टी को वोट करते हैं? 1% भी नहीं वोट करते हैं, नोटा के बराबर वोट आता है। क्या बात कर रही है? ठीक है प्रदीप भंडारी जी, अगर मुसलमानों के वोट देने और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की ही अगर बात है, प्रदीप भंडारी जी एक सेकंड, देखिए सवाल सुनने होंगे। अगर आप सवाल नहीं सुनेंगे और सिर्फ एक दूसरे का ही काउंटर करेंगे तो चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब अनुराग भदौरिया जी का टर्न है, फिर उसके बाद सत्यप्रकाश जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये देश तो कानून संविधान से ही चलेगा ना। संसद ने कानून बनाया, आप सहमत नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन बीच में जिस तरीके के बयान नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो क्यों भड़का क्यों रहे हैं? देखिए बड़ा अजीब सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अचानक मुसलमानों से प्रेम हो गया। अच्छी बात। अरे भैया, हिंदुस्तान से प्रेम क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान से भी है, हिंदुस्तान के सभी वर्गों के लिए क्यों नहीं आप साथ खड़े होते? अरे सबके लिए है। हिंदू ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उनके लिए सभी को, हिंदुस्तानी को 5 किलो चावल 5 किलो आटा की लाइन में लगा दिया है? वो बेचारे जूझ रहे हैं, क्यों भाई? उनका भी गरीबों को राशन देना गलत था कोविड काल में? करते करते आपने तो क्या बोल रही है? अच्छा, कंप्लीट करने दीजिए। बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है कि आपने एक मंत्री बनाया है क्या? कैबिनेट में कौन मंत्री, जरा नाम बता दीजिए, मुस्लिम समुदाय से आता हो, इतना ही। अरे आरिफ मोहम्मद खान बिहार के गवर्नर कौन से समाज से आते हैं? अनुराग भदौरिया जी, आजम खान आपके आदर्श है, एपीजे अब्दुल कलाम और आरिफ मोहम्मद खान हमारे आदर्श है। बंद करो तुष्टीकरण का मौका दिया जाए, वरना बोले अब्दुल्ला को भूल गए, आरिफ मोहम्मद खान को भूल गए, प्रदीप भंडारी जी एक एक करके बात, नहीं एक एक करके बात, बीच में। हाँ, पहले बुलवा लीजिए। बोले मैंने आपसे बोला, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नफरत की राजनीति करनी, इसके अलावा कुछ नहीं। ना उनको संविधान से प्यार है,
ना पार्लियामेंट की जो आप बात करें, पार्लियामेंट में अगर संसद की अगर इतना ही सम्मान लोकतंत्र का कर रहे होते तो क्या 140 सांसदों को एक सेशन में निलंबित करते? 100 सांसदों को निलंबित घुमा के बात करें, एक सेकंड रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए। 30 मिनट तक प्रदीप भंडारी जी एक सेक्शन पे नहीं बोल पाए। प्रदीप भंडारी जी एक सेकंड प्लीज, अनुराग भाई, क्या आप हो गया उनके आज बीच में ना आपको? बोलें, वेल नहीं आ जाओ। उनके बीच में ना बोले, उन्हें बोलने दीजिए, बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलें अनुराग। हाँ, तो जब पोल खोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, ये वो लोग है ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आज बड़ी दुहाई दे रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या भूमि अधिग्रहण बिल इन्होंने बनाया था 2014-15 में, वापस नहीं लिया? क्या यहाँ पे किसान बिल बनाया था, इन्होंने वापस नहीं लिया? क्यों लेना पड़ा पता आपको? क्योंकि लोकतंत्र पक्ष की अहमियत होती है, विपक्ष जो राय देती है उसको भी आपको मानना होता है, जिसको आप नहीं मानते हो। बिल्कुल ठीक है। वक्फ बोर्ड पे भी आपने जेपीसी अनुराग भदौरिया जी, हमने कहा हमारी राय मानिए, अच्छा बिल बनाइए। दिक्कत यही है ना, सवाल का जवाब नहीं देना, बाकी सारी बातें कर लेनी है। मैंने एक सिंपल सवाल आपसे पूछा, संसद ने कानून बनाया, आपका अधिकार है कि आप सहमत नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके विरोध में कोई फैसला नहीं देता, ये कानून तो देश में लागू रहेगा ना। तो ये बीच में आके ये कहना कि नहीं मानेंगे इस कानून को, जमीनें छीन ली जाएंगी, मस्जिदें मदरसे छीन लिए जाएंगे, ये क्यों? सरकार के प्रति जब अविश्वास पैदा हो जाता है लोगों को, बात जमीन की नहीं है, सरकार की नीति पे अब देश की जनता का विश्वास नहीं। यही वो सरकार है ना जिसने नोटबंदी का नोटबंदी करेंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म, वापस आ जाएगा, समाज से काला धन खत्म हो जाएगा। वक्त पे पढ़ के नहीं आए क्या आज? तो आज बड़े दूसरी के वक्त के ऊपर पढ़ के नहीं आए हो, वक्त नहीं निकल रहा है। रुके ना, एक सेकंड रुके, बोलते हो भाई, जब एक सेकंड रुके। नहीं प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, देखिए आवाज मुझे डाउन करवानी पड़ेगी क्योंकि वो बोल नहीं बोलेंगी तब मैं बोलूंगा। हाँ ठीक है, हाँ बोले अनुराग भदौरिया, बोलने का मौका दीजिएगा। देश की जनता को विश्वास नहीं है। आपने आधी रात को आपने नोटबंदी की थी, तब भी लोगों आपने जो वादी किए थे नहीं किए ना आपने पूरे। इसी तरह हमने लॉकडाउन कराया तो हजारों किलोमीटर लोग चले, उनकी मौत हुई है। तो सरकार की नियत पे नहीं विश्वास है। ये जो नियत की आप लोग बात करते हैं ना अनुराग भदौरिया जी, ये मुझे बताइए ना, वक्फ कानून बनने के बाद कहां पर कौन सी सरकार ने ज्यादती कर दी और किसी की जमीन छीन ली? देखिए, मैंने कहा अविश्वास, जमीन सरकार ले सकती है, सरकार की जमीन पे नजर है, ले सकती है, पर आप आह्वान करेंगे कि आप सड़कों पर आ जाइए और आप प्रदर्शन करिए और कायनात तक लड़ाई करिए। हमने जेपीसी, आपने जेपीसी क्यों बनाई थी? जब जेपीसी में आपकी विपक्ष की राय नहीं माननी है जवाब दे देता हूं। जेपीसी क्यों बनाई थी? आपको क्यों बनाने की जरूरत थी जब आपको हमारा सजेशन ही नहीं लेना है? आप सर्वोच्च न्यायालय में लोग अपनी इस देश के अंदर में न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका तो न्यायपालिका पर यकीन करिए ना। बीच में ये बयान देना कि कूड़े में फेंक दिया जाएगा, है क्या न्यायपालिका कूड़े में फेंक दिया जाएगा, तो ये मान लेंगे सारे लोग। लोकतांत्रिक तरीके से कोई अगर काली पट्टी बांध के विरोध करेगा तो जवाब इस पर प्रदीप भंडारी, आपकी नीयत पर, आपकी नीयत प्रदीप भंडारी, पहले सवाल सुन लीजिए। आप लोगों की नीयत पर सवाल है, और नीयत पर सवाल इसलिए कि जब कार्रवाई करने आप बैठते हैं तो एक चश्मा आप लोग लगा लेते हैं, और उस चश्मे पर एतराज है अनुराग भदौरिया जी को भी और वारिस पठान साहब। ये लोकतंत्र है प्राची जी, अगर हमारी नियत पर किसी सवाल है तो आओ जनता के बीच में, और जनता के बीच में कहो कि हमारी नियत खराब है और जनता फैसला करेगी। आज तीसरी बार हम लोग सेवा कर रहे हैं और आप विपक्ष में बैठे हो क्योंकि जनता हमारी नियत में विश्वास रखती है। पढ़ लिख के आए नहीं, अभी मेरे बीच में बोल रहे हैं प्राची जी, इनको आप चुप नहीं करा। रुक जाइए अनुराग भदौरिया, आपने जब मुझे एक बार कहा था मैं बोल दिया था। अनुराग भदौरिया का आपने सम्मान देखिए, मैं इसीलिए इनके बीच में बोल रहा हूं, विश्वास होता ना, यही भाई देखिए, वक्त की ने बात करी कि हमने विपक्ष की राय नहीं ली। सिलेक्ट कमेटी में इनके समय में 2013 में जेपीसी में 13 मेंबर थे, हमारे समय में 31 मेंबर थे। इनके समय में 22 सीटिंग हुई थी, हमारे समय में 36 सीटिंग हुई है। तो ये इनके समय में 14 स्टेट वक्फ बोर्ड से कंसल्ट किया था, हमने 25 स्टेट वक्फ बोर्ड से कंसल्ट किया है। मैं वापस से कहूंगा, अगर आप लोगों ने बहस कर ली हो, अगर आप लोगों ने कह दिया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या अनुराग भदौरिया आपके शो पे गारंटी दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलेंगे विपक्ष के लोग? अरे आजम खान ने वक्फ की बोर्ड पे जमीन पे कब्जा करा, इसीलिए घबरा रहे हो क्या? आपने तो कब्जा नहीं किया ना वक्फ की बोर्ड की जमीन पे। आप जनता का अतीक अहमद से आजम खान से लेकर असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा अनुराग भदौरिया जी और प्रदीप भंडारी जी, अगर आप दोनों ने आपस में बहस कर ली हो तो चर्चा वापस से शुरू कर देती हूँ और तमाम मेहमानों को इंक्लूड कर लेती हूँ बीच में। फिर मैं आ रही हूँ सत्य प्रकाश जी, आपके पास भी आ रही हूँ। ऐसे नहीं होता ना डिबेट के, वो मेरे बीच में बोला तो आज मैं भी बीच में बोलूंगा और मैं बोलने नहीं दूंगा। जनता की बात आप लोग करने आए तो कम से कम जनता की बात करिए ना, आज वक्त पर रहिए। वारिस पठान जी, अगर सुप्रीम कोर्ट, एक हाइपोथेटिकल सवाल जैसा आप लोग रखते हैं ऐसा ही सत्ता पक्ष आपसे पूछ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि संवैधानिक है जैसा धारा 370 पर कहा, तो क्या आप लोग मानेंगे ये फैसला?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो फार्मर का जो बिल था उसके अंदर भी इस मोदी को वापस लेना पड़ा, कोलेटरल बॉन्ड के अंदर वापस लेना पड़ा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का चल रहा है वहां पर। सुप्रीम कोर्ट अगर देखेगी ऑर्डर क्या होता है, अभी तो हियरिंग होना बाकी है ना, दोनों पक्ष अपनी सुनवाई करेगा वहां पर, सुप्रीम कोर्ट दोनों को सुनेगा। मगर यहाँ तो पहले डिसाइड कर लिया नहीं, अब वक्फ लग गया तो करना ही पड़ेगा। डीएम को ऑर्डर दे दिया कि जाओ सारी चीज की इंक्वायरी कर लो, क्या क्या है इलीगल। ये नहीं होता ना, सुप्रीम कोर्ट में याचिका चलेगी तब हो सकता है कि जो वकील पेश होने वाले वो बोलेंगे कि इन द मीन टाइम स्टे शुड बी ग्रांटेड ऑन दिस एक्ट। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट स्टे भी लगा दे उसके ऊपर, जब तक के फाइनल फैसला नहीं आया था जब तक, तो उसमें इतना जल्दी उछल कूद मचाने की जरूरत है। संवैधानिक अगर बताया गया तो मानेंगे ना आप? अगर हमको लगता है कि गवर्नमेंट ने ये अलग इलीगल कायदा पास किया है तो सुप्रीम कोर्ट में इंसान जाता है और गए हैं और भी प्रोटेस्ट करेंगे ना, प्रोटेस्ट करेंगे। वारिस पठान जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आपको देश की न्यायपालिका पर, देश की अदालतों पर पूरा यकीन है। नहीं, वो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। आपको पूरा यकीन है देश की न्यायपालिका पर, सुप्रीम कोर्ट पर, आपको यकीन है कि पक्ष में आपके फैसला आएगा। तो जब न्यायपालिका है और संसद से कानून पास हुआ है तो ये बीच में जो कुछ हो रहा है, मैं इस पर सवाल पूछ रही हूँ। ये क्या बार बार आह्वान किया जा रहा है कि आइए लड़ाई लड़िए, अगर नहीं लड़ा तो मुसलमानों ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये डर क्यों दिखाया जा रहा है? नहीं, इसलिए बोल रहे हैं प्राची जी, नहीं प्राची जी, मुसलमानों को एक होने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे भी अंदर भी कोई मीर सादिक और मीर जाफर की औलादे हैं जो अपने खुद के जाति मफाद के लिए, जो ये आरएसएस के तलवे चाटते हैं ना, ये खुद के जाति मफाद के लिए मुसलमानों का सौदा कर रहे हैं, बीजेपी की दलाली कर रहे हैं, इस बिल के समर्थन में उतरे, उनका पूरा पर्दाफाश हो रहा है, उनके मुंह से जो नकाब है वो उतर रहा है और देश का मुसलमान उनको माफ नहीं करेगा, ना उनको ऊपर अल्लाह ताला माफ करेगा, क्योंकि अल्लाह की अमानत है, मुसलमानों की हक की जमीन है, मुसलमानों को अधिकार की जमीन है, इसको आप नहीं छीन सकते। नहीं, आज आपके शो पे देश के गरीब प्रदीप भंडारी जी और सत्यप्रकाश मिश्रा जी, प्लीज आप लोग दोनों स्टूडियो में तो बीच में ना डिस्टर्ब करें। मुझे तो कम से कम सवाल करने थे ना वारिस पठान जी से, और उनका जवाब आने दीजिए मेरे दर्शकों को। हाँ, तो वो बोलेंगे, वो उनकी पार्टी का स्टैंड है, उनकी पार्टी का स्टैंड है। आप तमाम राजनेताओं की यही आदत है, जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब नहीं, गोल गोल जरूर जलेबी छानी जाएगी। वारिस पठान जी, मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ रही हूँ सर, आप सर्टिफिकेट बांटने लगे जो मुसलमान आपके फेवर में नहीं है, ये कहां से आप लोगों को सपना आ रहा है कि ये सरकार अब मस्जिदें छीन रही है, मदरसे छीन रही है या कब्रिस्तान छीन रही है और मुसलमानों को सड़कों पर आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सरकार की नियत ही वो है। सरकार की नियत ये है कि हमारी मस्जिद है, हमारे जो कब्रिस्तान है, हमारी दरगाह है, हमारी खानका है, उनके ऊपर सरकार की नियत है, उशरफ करना चाहती है। सरकार को ये वक्फ बचाने के लिए नहीं कानून लाई है, सरकार वक्फ को खत्म करने के लिए वाला कानून लाई है, आप समझिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, प्राची जी आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, ये बीच बीच में जो बोल रहे ना, ये भाजपा के जो प्रवक्ता है ना, इनमें भी आपस में एक होड़ लगी है। कौन अच्छा प्रवक्ता, 2 लाइन इन लोग बोल के क्या दिखाना चाहते हैं, ट्विटर पर डाल के, देखा इसने धुलाई कर दिया, देखा इसने बोला। अरे जनता समझदार हो गई, हंसती है लोगों के ऊपर। कमेंट में आप जाके खुद पढ़ेंगे ना तो सारे प्रवक्ताओं के ऊपर जनता हंसी मजाक के खिलौने ये लोग बीच बीच में बोलने का, टोक के दिखाने का, देखो मैंने टोका। अरे तथ्य की बात करो, वारिस पठान की बात करो, तथ्य की बात करो, वारिस पठान की तरह फैक्ट के ऊपर आओ, बात करो, मुसलमान समाज से नहीं आता। अरे 2 लाइन ट्विटर में हवाई बटोरने के लिए बकवासबाजी करने आते हैं चैनल पे लोग। कौन सी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या सीताराम केसरी गलत है? लालू प्रसाद यादव गलत है? 1995 का जजमेंट गलत है? हमारा बताओ, चलो मेरे को बताओ, 2 लाख वारिस पठान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की चिंता करने से ज्यादा आप मेरे सवाल पर ध्यान दे देते, मेरे सवाल का जवाब दे देते तो अच्छा होता। मेरे दर्शकों को भी समझ में आता है कि न्यायपालिका पर भरोसा करने वाले वारिस पठान जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब जी, ये जनता से, ये मुसलमानों से आह्वान क्यों कर रहे हैं? और एक सवाल प्रदीप भंडारी जी आपके लिए, और सवाल ये है कि इतना सब कुछ हो गया, संसद से कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका चली गई, नेता मैदान में है, अपने अपने वोट बैंक को संदेश दी जा रही है, लेकिन अभी भी एज अ सरकार क्या आप असफल नहीं हुए ये समझाने में कि ये जो बिल है या ये जो कानून हमने बनाया है ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है? जो नासमझ है प्राची जी, उनको कोई नहीं समझा सकता। जो अंधा बहरा होने की एक्टिंग करे उसको कोई नहीं बता सकता। हमारा कर्तव्य जनता को समझाने का है। गरीब मुसलमान हमारे साथ में है, गरीब क्रिश्चियन हमारे साथ में है, गरीब हिंदू हमारे साथ में, देश का गरीब हमारे साथ में। अमीरों की लड़ाई वारिस पठान लड़ रहे हैं, हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वारिस भाई का आर्गुमेंट मैं सही करूं, वारिस भाई मुझे बताओ, अगर वक्फ बोर्ड इतना सही था
तो 2019-20 में 9 लाख एकड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी है, 167 करोड़ कमाई हुई थी। 24-25 में घटकर सिर्फ 10 करोड़ कैसे हो गई? सिर्फ 10 करोड़ कैसे हो गई? पैसा किसकी जेब में गया भारत भाई? क्यों आप अमीर और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हुए हो? अहमदुल्ला खान पे ईडी का केस चल रहा है ऑलरेडी, आप लोगों पे तो नहीं चल रहा, क्यों भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो? बताओ कौन सा? मैं कहता हूं प्राची जी, आपके शो पे बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, उसमें कोई घपले नहीं हुए, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी सरकार उसका सम्मान करेगी। क्या वारिस पठान कह सकते हैं कि क्यों राम मंदिर के ऊपर इन्होंने अभी तक बोल रहे हैं बाबरी ले ली, पर सच्चाई है राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीए के वक्त ने कहा था मुसलमानों की छूट जाएगी, क्या देश से माफी मांगी इन्होंने? आपकी नियत पर वारिस पठान जी एक सेकंड देखिए, एक एक करके बात कर लूं तो ज्यादा अच्छा है, वक्त पर आप भी चाहते हैं कि सबका स्टैंड आ जाए। प्रदीप भंडारी जी, आपकी नियत पर शक इस वजह से है, जो अनुराग भदौरिया जी ने पॉइंट उठाया और जो वारिस पठान जी उठाते हैं, पूरा विपक्ष आपसे पूछता है कि वो पार्टी अब मुसलमानों के हितैषी बनेगी जिसका अपना एक सांसद नहीं, जो प्रतिनिधित्व नहीं देता अपनी पार्टी में मुसलमानों को, उन्हें मुसलमानों की आवाज बनना है। प्राची जी, रिलीजियस बेस्ड रिप्रेजेंटेशन की बात मुस्लिम लीग करा करती थी, जिन्ना की पार्टी करती थी आजादी के पहले। हम लोग रिलीजियस बेस्ड रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास होता है, जो काबिल है उसको मिलता है। मुसलमान समाज की 27% इनकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में पर कैपिटा इनकम एक गरीब मुसलमान की 27% बढ़ी है। हर मुसलमान को 25 से 30% सरकारी स्कीम्स के अंदर फायदा हो रहा है। अरे हम एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाले लोग हैं, आप जैसे लोग जो है ना वो औरंगजेब को मानने वाले लोग हो, हम लोग जो है वो गरीब मुसलमान गरीब क्रिश्चियन के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। अब्दुल कलाम को मानने वाले भी आप लोग हैं, तो एक भी काबिल आपको मुसलमान नहीं लगता अपनी पार्टी में कि आप उसे टिकट दे सकें, आप उसे चुनाव लड़ा सकें, आप उसे सांसद पहुंचा सकें? के लेटेस्ट पोल में, गुजरात के लेटेस्ट पोल में जो अभी नतीजे आए, जो लोकल बॉडी पोल हुआ, इसमें मेजॉरिटी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स के अंदर सबसे ज्यादा सर्जिन वोट हमारा हुआ है। और हम ये नहीं देखते मुसलमान हिंदू, हम देखते सबका साथ सबका विकास। नहीं देखते तो सबको साथ लेकर पहुंचाइए ना, साथ में हम ले रहे हैं ना, तभी तो जाके हम ये सत्ता में हैं। अगर सब हमारे साथ में नहीं होते तो तीसरी बार हम सरकार के अंदर कैसे आते? वारिस भाई रिलीजियस बेस्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। मैं सत्यप्रकाश जी आ रही हूं आपके पास, इस बात का काउंटर अनुराग भदौरिया जी ये कह रहे हैं, प्रदीप भंडारी जी नियत पर क्या शक कर रहे हैं? हमने करके दिखाया और करके दिखाएंगे, आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैबिनेट में 4-5 मुस्लिम मंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़ा चेहरा इन्होंने कैबिनेट में रखे हुए हैं देश के, इसमें कोई शक नहीं है। कमाल की बात करते हैं भाई। अभी तक तो आप उनको गाली सुबह से लेकर शाम तक के शब्दों से नवाजते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आपके बड़े बड़े नेता कैसे उनके प्रति शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अचानक आप उनको सपा का अगला अध्यक्ष मुस्लिम होगा, तो आपसे विश्वास तो नहीं होगा ना, डर तो लगेगा ही ना। गले क्यों लगा रहे हो, क्या आपका मकसद है? इसलिए हम कह रहे हैं ना, आप गले इसलिए लगाना चाहते हो, बात इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि आपको जमीन कब्जा करनी है, जमीन कब्जा करके आप किसी को देना चाहते हो, यही आपकी नियत। नहीं, हम आजम खान वाले नहीं है, हम आजम खान नहीं है जो अब वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जा करता है। नहीं अनुराग भाई, नहीं ऐसे डिबेट नहीं होती। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपकी सारी झूठी बातें मैंने सुनी। रोना गाना मत करिए, आप मेरे बीच में 3 बार बोले थे। आप क्यों एक बात रटी रटाई बार बार बोलते हो भाई? कोई पढ़ के आएगा कुछ नहीं? अरे पढ़ के आ रहा हूँ, आप कभी जिंदगी में नहीं पढ़ के आते, हरा कुर्ता पहनते हो, पढ़ के कुछ नहीं आते। अच्छा प्रदीप भंडारी जी, नहीं प्रदीप भंडारी जी, अनुराग भदौरिया जी बिल्कुल शांत थे अभी जब आप बोल रहे थे। उन्होंने शुरुआत की कि वो चुपचाप आपको सुने, तो प्लीज आप उनको सुनिए। भदौरिया जी में बोलिए भदौरिया। देखिए अब फिर इनके पीछे बोलूंगा तो इनके पेट में दर्द होगा, फिर आपकी डिबेट छोड़ के भागेंगे। सवाल मैं अनुराग भदौरिया नहीं हूँ जो डिबेट छोड़ के जाऊं। देखिए क्या है इस देश की खूबसूरती है कि अभी आपने देखा जब ईद थी, जब ईद के नवाजी निकल रहे थे बनारस में, तो हिंदू भाई फूल की बारिश कर रहे थे। और मालदा में जब मुस्लिम, अभी जब नवरात्रि थी, नवरात्रि में जब श्रद्धालु निकल रहे थे तो मुस्लिम भाई फूल की बारिश कर रहे थे। साल बाद संबल में होली खेली गई है, जो इनसे पच नहीं रहा है, परेशान है क्योंकि इनको तो अंग्रेजों अच्छा, वाला गाना है ना, बांटो राज करो। अनुराग भदौरिया जी, अचानक अनुराग भदौरिया जी, आप लोग न्यायालय गए, आपके नेता भी न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं और तमाम विपक्षी दल के लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। 14 याचिका अभी तक लगाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सुनेगा, इस पर जो फैसला लेगा वो सुप्रीम कोर्ट लेगा तमाम तथ्यों के आधार पर। आपको यकीन है इसका मतलब न्यायपालिका पर? आपको यकीन है देश की अदालतों पर? इसलिए दरवाजा खटखटाया? संविधान न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। अभी बीजेपी वाले से पूछिए ये करते कि नहीं करते हैं? नहीं तो करते हैं सर, तो फिर बीच में बयानबाजी क्यों की जा रही है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रदीप भंडारी जी प्लीज मुझे सवाल करने दीजिए, मुझे जवाब लेना है। अनुराग भदौरिया जी से 1 मिनट रुकिए। अनुराग भदौरिया जी, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे सवाल, फिर ये नेता बयानबाजी क्यों कर रहे हैं बीच में? संसद से कानून बना, संसद में आपने अपनी बात रखी, अब आपको सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखनी है। ये बीच में भड़काने, सड़कों पर लाने, शाहीन बाग बना देने, कानून ना मानने की धमकी क्यों दी जा रही है?
देखिए ये तो आप ही दे रहे हो, मुझे लगता है चला चला के वक्फ बोर्ड पे डिबेट करा आगे, क्योंकि आपको लगता है मुद्दा गर्म करके रखना है। इतने बड़े बड़े मुद्दे उसको छोड़ के आप डिबेट करा नहीं ना वक्फ बोर्ड पे, जबकि आपको पता है इसमें कुछ बचा नहीं, लेकिन जबरदस्ती डिबेट मैं करा। इंतजार ही कर रही थी अनुराग जी, मैं इंतजार ही कर रही थी कि इतना वक्त बीत गया, अभी शो करते करते शो खत्म करने पर आई, अभी अनुराग भदौरिया जी स्टाइल वाला डायलॉग नहीं आया। अरे सुन तो लीजिए। अरे ये आपने डिबेट एंकर वर्सेस अनुराग भदौरिया क्यों नहीं बनाया? कर ही दिया आखिर में जाते जाते। अरे सुनिए, सवाल आउट ऑफ क्वेश्चन आ गया। अरे सुनिए तो, सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्या? अरे सुनिए तो, बोलिए एक बार भी जो विधायक हैं गुलोनी के गाजियाबाद में कलश लेके जाते बेचारे उनके कुर्ते फाड़ दिए गए हैं, उनके बारे में तो चर्चा नहीं हो रही है। वो सड़क पे क्यों है, क्यों नहीं मार रहे हैं, क्यों सड़क पे उनके कुर्ते फाड़े जा रहे हैं? इसलिए क्यों कलश लेके चल रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी तो किसी का सम्मान नहीं चलिए, मेरा सवाल मैं फिर दोहरा दे रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मैं बार बार बताऊंगी। मेरा सवाल वही का वही है अनुराग भदौरिया जी कि न्यायपालिका पर यकीन, देश की संसद से कानून बना, उसके बावजूद सड़कों पर भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? आप लोगों के नेता कर रहे हैं, आप बेशक हम पर आरोप लगाइए, नेता बयान देंगे तो चलाऊंगी भी और सवाल पूछूंगी भी। अगर देश की संसद को चैलेंज करेंगे, अगर आप कानून को चैलेंज करेंगे और संविधान को चैलेंज करेंगे, आपको कितना भी परेशानी हो, मैं तो पूछूंगी। सत्य प्रकाश मिश्रा जी जवाब दीजिए। आप लोगों से बड़ी उम्मीदें थी सत्य प्रकाश जी, सवाल सुन लीजिए, रुक जाइए अनुराग भदौरिया जी। आप लोगों से बड़ी उम्मीदें थी, वो टीस आपने छोड़ दी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम उन उम्मीदों पर हमारी सरकार आप रुक जाएं, जब मौका दिया तब सवाल का जवाब नहीं दिया, आप डिस्टर्ब नहीं, आप बीच में नहीं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जेपीसी में जब मामला गया तो करीब तमाम मुस्लिम संगठन से बिहार में बातचीत की, उनसे सुझाव लिया और उन लोगों ने जो सुझाव दिया उसको हम लोगों ने जेपीसी में रखकर उसको स्वीकार कराया कि जैसे कलेक्टर लेवल के अधिकारी से ऊपर का अधिकारी आया, वक्फ बाय यूजर जो था उसको रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं ले जाए कि जहां मंदिर, जहां भी मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान, मदरसा चल रहा है वो सारी जमीनें पर जस का तस वैसा बना रहे। अनुराग भदौरिया मत करो डिबेट का, अनुराग भदौरिया जी, भदौरिया जी डिबेट को भदौरिया मत बनाइए प्लीज। अरे मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में कूद रहे हैं। आप इतना डिबेट करते हैं अनुराग जी प्लीज, आप इतना डिबेट करते हैं, आपको पता है दोनों एक साथ बोलेंगे तो ना आपकी आवाज आ पाएगी ना दूसरे में। हर बात का जवाब दिया गया, विपक्ष ने गोल गोल घुमाया कि संविधान के खिलाफ है। एक तर्क बताइए ना कि ये वाली धारा वक्फ बिल संशोधन में संविधान के खिलाफ है, तो वो नहीं बोलेंगे। वो वक्फ बोर्ड जब 54 में बना, 1995 में संशोधन हुआ, 2013 में हुआ, इसका मतलब संसद को उस पर कानून बनाने का हक है और कानून बना है पारदर्शी कि जो वक्त की जमीनें हैं जिसकी हैं उसकी रहेगी, अगर नहीं है तो उसकी नहीं होगी। अगर विवाद के निपटारे के लिए प्रगतिशील समाज और प्रगति करते भारत में मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देता हुआ पिछड़े मुस्लिम समाज को, महिलाओं को वक्फ बोर्ड में जगह दिलाने की गारंटी वाला विधेयक पास किया गया है, तो असदुद्दीन ओवैसी बताए कि भाई कहां से आपको लग रहा है गैर संवैधानिक है। अब मैं आता हूं सुप्रीम कोर्ट पर। एक फैसला शाहबानो के मसले में सुप्रीम कोर्ट का आया, इन लोगों ने माना नहीं। 2000 ईस्वी में डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक फैसला आया कि राजीव गांधी साहब ने जो बिल पास किया था सदन में, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे फैसले के खिलाफ है। तलाक पर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ओवैसी साहब कितना मानते हैं मुझे नहीं पता, और ये भदौरिया साहब कितना मानते हैं मुझे नहीं मालूम। 370 पर तो इंडी अलायंस के घटक दल कहते हैं और कांग्रेस भी है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के फैसले के बाद ये कहते हैं कि 370 फिर से लाएंगे। वे संविधान की धज्जी उड़ाने वाले लोग जो हाथ में संविधान की पुस्तक को लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान के मूल्यों का एग्जाम्पल दिया। आज भारत का मुस्लिम समाज जो पिछड़ा है वो छाती तान के कह रहा है कि अब वक्फ बोर्ड में सिर्फ वारिस पठान के लोग नहीं बैठेंगे, अब वक्फ बोर्ड में सिर्फ एजेंट नहीं बैठेंगे, अनुराग भदौरिया जैसे और अखिलेश यादव और लालू प्रसाद के एजेंट नहीं बैठेंगे, अब वो वक्फ बोर्ड में भारत का आम मुसलमान बैठेगा। सत्य प्रकाश मिश्रा जी सवाल नहीं सुनेंगे
और वो बात जो सोच कर आए हैं वही पूरा बोलेंगे। नहीं, सब बोलने पड़ रहे, सब बोल रहे हैं, सबकी आवाज में डाउन करा रही हूँ मैं, सबकी आवाज डाउन करा रही हूँ और आपकी आवाज ही जा रही है, लेकिन सवाल नहीं सुनेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी ना। आपने शाहबानों का जिक्र किया, आपने शाहबानों का जिक्र किया, पहले सवाल सुनिए आप सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आपने शाहबानों का जिक्र किया तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर वो लोग सवाल आपसे पूछते हैं, वो पूछते हैं कि दिल्ली सरकार को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो क्यों फिर सदन में जाकर आप लोगों ने खत्म किया, क्यों उसे सदन में जाकर चुनौती दी? दिल्ली सरकार में चूंकि दिल्ली संविधान के मुताबिक पूरा स्टेट नहीं है, उसमें एक व्यवस्था करके कहा गया कि आप आधा राज्य दिल्ली सरकार चलाएगी और कुछ हिस्से केंद्र सरकार में होगी। उसमें कंट्रोवर्सी आई, हमने उसको करेक्ट किया। वो कोई संवैधानिक बेंच का फैसला नहीं था, वो एक डबल बेंच का फैसला था, हमने उसको करेक्ट किया। अगर उसके बाद भी लगता है कि वो ठीक नहीं है तो फिर आप सदन चले। ठीक है, वारिस पठान, कोर्ट का फैसला था ना सर, कोर्ट पर अगर सबके कोर्ट पर अगर आप लोगों का ट्रस्ट है और आप इन लोगों से बेटर हैं तो एग्जाम्पल आप लोगों की तरफ भी हैं। वारिस पठान जी, फिर मैं आ रही हूँ प्रदीप भंडारी जी, आपके पास भी आ रही हूँ मैं। वारिस पठान जी, देखिए इनकी नीयत पे शक यहीं आ जाता है ना प्राची जी। देखिए प्राची जी, इनकी नीयत पे शक यहीं आ जाता है कि जब ये शाह बानू का जिक्र करते हैं वहां बिल्किस बानू को भूल जाते हैं। बिल्किस बानू के साथ जो हुआ गलत था वारिस पठान साहब, उसको उसके बलात्कारियों को जिसने भी माला पहनाया, मैं यहां से बोल रहा हूं गलत था। अच्छा बोलने दीजिए, जकिया जाफरी गलत था, उसको जिसने भी छोड़ा गलत था, मैं यहां से बोल रहा हूं, प्लीज बोलने दीजिए उनको। और आपको क्यों डर लग रहा है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, मेरा कहना सुप्रीम कोर्ट का मानेंगे कि नहीं ये बता दीजिए। पूरा ये हम तो मानेंगे जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी, इसको रिपील करने वाली है। हमको यकीन है आपको रात में सपना आया था। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सब मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के कायदे को, हम भी मानेंगे। आप थैंक यू वारिस भाई, थैंक यू इस बात के लिए, थैंक यू आपका। फिर भड़काइए मत समाज को। नहीं, सदाकत आश्रम में मोहब्बत की दुकान वालों ने वक्त बोर्ड का कोई बिल लेकर गया, उसको पीटा। सदाकत आश्रम गांधी का आश्रम आवाज कम कराऊंगी, जो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं उन्होंने वक्त समर्थन वालों को पीटा क्यों? सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आपकी बात आ गई, आपके सारे भाव आ गए, आप जो कहना चाह रहे हैं सब आ गए, इमोशंस आ गए। अब वारिस जी भी तो बोलेंगे ना, आप ही नहीं बोलेंगे? मेरे 3 और मेहमान भी हैं, बोले वारिस पठान जी। फिर ऐसा बातें करेंगे आप फालतूगिरी की तो कौन बुलाएगा आपको चैनल पे? अच्छा बुलाओ इसको, अच्छे बात करेगा तो ठीक है। सुनिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी तो दोनों सदन में चर्चा हुई थी, लोकसभा राज्य तो बीजेपी ने हिस्सा लिया था। तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कानून आया कि भाई जो चीज 15 अगस्त 1947 तक है उसको छेड़ नहीं सकते। फिर क्यों आप छेड़े, क्यों नहीं माने उसको, क्यों जा रहे हो अभी सुप्रीम कोर्ट में, क्यों सुनवाई के लिए लगा दिया? क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का तो आप अपमान करते हो, संविधान को कहां मानते हो आप? अच्छा, फार्मर का क्या हुआ था, कानून का चला गया, इलेक्ट्रल बॉल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, असंवैधानिक। और अभी भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कानून को उठा के फेंकेगी क्योंकि यह असंवैधानिक है, ग्रॉस वायलेशन है आर्टिकल 14, 24, 25, 26 का। ये दूसरे के रिलीजन मैटर के अंदर डायरेक्ट इंटरफेरेंस करने के लिए ला रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट उठा के फेंकेगी, इसलिए अब इनके तो नेता भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट कानून भी पलट देगा, इनकी नीयत भी मुसलमानों को पता चल गई, तो जेडीयू तो खत्म, पूरा बिहार के इलेक्शन के पहला जीरो। सत्यप्रकाश जी प्लीज सवाल करने दीजिए प्लीज। वारिस पठान जी, एक सेकंड। वारिस पठान जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आप सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, एक बयान बताइए ना बीजेपी के नेताओं का जो इस तरीके से तकरीरें कर रहा हो और ये कह रहा हो कि आप आइए सड़कों पर, उतरिए आप सड़कों पर, वरना आपके मंदिर छीन लिए जाएंगे, वरना इतिहास को दबा दिया जाएगा। अच्छा। बयान याद दिलाइए, फिर मैं सवाल करूंगी प्रदीप भंडारी जी से। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया प्राची जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपको 3 तोपों की सलामी देता हूं। सुनिए, अभी आपने बयान की बात किया ना, अभी एक बयान आया है, अगर आपने शाहीन बाग बनाया तो हम जलियान वाला बाग बना देंगे, जनरल डायर तैयार कर देंगे। किसने बोला था? बीजेपी सहयोगी दल के नेता। अब आप इसका खंडन करते नहीं करते? क्या हमारा देश को जलियांवाला बाग बनाएंगे, जनरल डायर बनाएंगे? उसके बाद क्या हुआ था पता है ना? भगत सिंह आए थे, हम भी खड़े हो जाएंगे हमारी छातियां ले लेके, मारो गोली, किसको ताकत है मारेगी, तब कोई कंडेमनेशन नहीं करेगा। बस एक सेकंड नहीं, कोई साइलेंट नहीं कर रही प्रदीप भंडारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन जब तक सवाल नहीं मिल जाए, जवाब नहीं मिल जाएगा, पूछना तो पड़ेगा। बोलो, जलियांवाला बाग बनाने वाली बात का कंडेम करो, फिर दोहरा रही हूं वारिस पठान जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आप इन लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे एक बयान याद दिला दीजिए बस प्रदीप भंडारी जी की पार्टी के नेता का, इनके सहयोगी नेताओं का, कि इन्होंने कुछ कहा हो कि आइए सड़कों पर, मंदिरों को बचाइए, आज हिंदू एक नहीं हुए तो फिर प्रलय आ जाएगी।
अरे प्राची जी कौन सी दुनिया में रह रहे, रोज तो हो रहा है वो, ये यही तो रह बयान रही नहीं हूँ। करके दिखा रहे हैं। बयान ये दिखाइए मस्जिद की ना। खुदाई क्यों करना जब प्लेस बयान। ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है, प्रदीप इनटू भंडारी। एग्जिस्टेंस है, वो बयान दे रहे हैं प्राची ये जी, लोग। दरअसल बात अरे ये हो बोल रहे हैं चुकी कि है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक अब थोड़ा सा रुक जाइए, कायदा ही प्लीज। पूरा देना चाहिए, जब से वक्फ उसको बोर्ड स्क्रैप करना चाहिए। जब आप से देखते हैं आवाज क्या? कम। जब से वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है तो प्राची जी वारिस भाई की दुकान, वारिस भाई की पार्टी की दुकानदारी बंद हो गई है, क्योंकि अब गरीब मुसलमान जो है उसको उसका हक मिलेगा। इसीलिए जो वारिस भाई इतनी सारी बातें टीवी चैनल पे कर रहे हैं, हमारे खिलाफ नहीं कर रहे। मैं इनका दर्द समझ सकता हूं। एजेंटों के हाथ से सत्ता जाकर गरीबों के हाथ में, मुसलमानों में आने वाली है, और एआईएम को इससे सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है और समाजवादी पार्टी को नुकसान होने वाला है। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। मैं कहना चाहता हूं, क्या ये एक बयान दिखा सकते हैं हमारे नेता का? नहीं दिखा पाएंगे। ये रही अखिलेश यादव की 20 मिनट से ज्यादा की स्पीच। एक बार इन्होंने वक्फ बोर्ड, वक्फ बिल के एक सेक्शन के बारे में बात नहीं करी। पूरी आपकी डिबेट खत्म हो गई। मैं 4 बार बिल को सामने लाया हूं, 5वीं बार ला रहा हूं। अनुराग भदौरिया ने तो बिल तक नहीं पढ़ा है। वारिस पठान बिल का ब नहीं बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि इनका काम है झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। सीए के वक्त भी इन्होंने कहा हम तो पूरा बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी तय करना है। जावेद सैफ भी एक मुसलमान नहीं है जिसको इन लोगों ने प्रदीप पीटा। भंडारी जी, प्रदीप भंडारी, समय सिर्फ इतना ही है मेरे पास। वारिस पठान जी, समय सिर्फ इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए कॉफी पर कुरुक्षेत्र सौरभ शर्मा के साथ।